ठीक है बेटा, देखो अब जो चैप्टर था हमारे पास कौन सा था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके हम क्या पढ़ेंगे, की फीचर्स। क्या पढ़ेंगे, की फीचर्स। की फीचर्स में देखो हमको पहले क्या एक्सप्लेन किया हुआ है इंट्रोडक्शन में, ये बोला है कि हमारे पास किसका रूल था, मुगल्स का रूल था, और उसके बाद किसका रूल आया, ब्रिटिशर्स का। तो मुगल्स के शासन में भी और ब्रिटिशर्स के शासन में भी इंडियंस को किस तरीके से ट्रीट किया जाता था कि उनको किसी भी चीज की अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती थी। ठीक है, इंडियंस को किसी भी काम में पार्टिसिपेशन नहीं दिया जाता था, उनके ऊपर हमेशा एक दबाव सा बना के रखा जाता था। तो यानी कि अगर हम बात करें मुगल इरा की और जो ब्रिटिशर्स का इरा आया, दोनों ही इरा में जो हमारे इंडियंस थे उनको यानी कि क्या करा गया, हमेशा इस तरीके से उनको फैसिलिटेट किया गया कि वो जो है एकदम बैकवर्ड एरिया के हैं। ठीक है, यानी कि उनको ना किसी रिलीजन से मतलब, ना कास्ट से मतलब, उनको हर तरीके से बैकवर्ड एरिया के पीपल में उनको काउंट किया जाता था। तो हमने क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या डिसाइड करा कि हम अपने इंडियंस के लिए कुछ ऐसे प्रोविजंस, कुछ ऐसे रूल्स बनाएंगे जिसके अंडर में जितने भी लोग हैं इंडिया के, चाहे वो किसी भी कास्ट के हो, रिलीजन के हो, सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, मगर जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हमारी फॉर्म हुई थी किसको बनाने के लिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, उनके सामने एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या खड़ी हो रही थी कि जो हमारे इंडियंस लोग थे वो आज तक जो दो इरा रहते हुए आए हैं, वो किस तरीके से रहते हुए आए, एक मोनार्की के रूप में। किसके रूप में, मोनार्की। यानी कि जो लोग उन पे शासन कर रहे थे वो केवल एक ही थे, यानी कि अगर ब्रिटिशर्स के थे तो केवल उनके प्रेसिडेंट ही चेंज होते थे, तो लोग कौन रहते थे, ब्रिटिशर्स। सेम बात करें किसकी, मुगल्स की, तो मुगल्स के भी जितने शासक हम पे राज करते हुए आ रहे थे वो सारे थे किसके, मुगल्स के। ठीक है, मतलब दादा पोता बेटा ऐसे करके चलता हुआ आ रहा था। ठीक, तो अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की दिक्कत क्या थी कि हम लोगों को, हम इंडियंस को इस तरीके के इरा के बियॉन्ड रहने की हैबिचुअल नहीं थे, हैबिट हमको नहीं थी, क्योंकि हमेशा हमको मतलब लोगों के अंडर में ही रखा गया है, कभी ना किसी चीज में अपॉर्चुनिटी दी गई, ना किसी तरीके की फैसिलिटी, ना राइट टू स्पीक, ना राइट टू फ्रीडम, ना राइट टू एजुकेशन, कुछ नहीं था। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग हमने क्या करा, कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करा, कॉन्स्टिट्यूशन में वैसे सारे रूल्स रेगुलेशन सब कुछ हमने एकमलाइज करे। ठीक है, तो देखो की फीचर्स में लिखा क्या है, इसके अंदर इंट्रोडक्शन में देखो क्या है, द लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ ऑपरेसिव रूल अंडर द कॉलोनियल स्टेट conceived India that free India should be democracy in which everyone should be treated equally and allowed to participate in government. ठीक है, क्या बोला गया बेटा कि द लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑपरेसिव रूल इन द सेंस वो रूल जिसमें हमेशा हमको ऑपरेस रखा जाता था। ठीक है, यानी कि हमको किसी भी चीज में पार्टिसिपेशन का मौका नहीं दिया जाता था। तो ये हमने क्या करा था, काफी लंबे टाइम तक एक्सपीरियंस करा था। ठीक है, पहले कौन से, मुगल्स, आफ्टर द मुगल्स कौन आए, ब्रिटिशर्स। ठीक है, तो दोनों के रूल में हमने क्या, कौन सी चीज करी, ऑपरेसिव, यानी कि वी वर द, ठीक है, हम उनके अंडर में हमेशा रहते थे, किसी चीज में हमको बोलने का मौका नहीं दिया जाता था। कह रहे हम इंडियंस इस चीज को बहुत लंबे टाइम से क्या झेलते हुए आ रहे थे, इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या डिसाइड करा कि अब हम कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशन निकालेंगे जिसमें हमारे इंडियंस जो है वो क्या, सबको इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, सब लोग इक्वली ट्रीट होंगे और गवर्नमेंट के हर चीज में उन्हें इक्वल पार्टिसिपेशन अपना देंगे। ठीक है, देखो सेकंड पॉइंट क्या है मेरे पास, द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज फॉर्म्ड इन 1946 व्हिच कंप्राइज्ड ऑफ 300 मेंबर्स हु मेट पीरियडिकली फॉर द नेक्स्ट 3 इयर्स टू राइट इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोले बेटा कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, कौन सी असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी कब फॉर्म हुई थी, 1946 में फॉर्म हुई थी। इसके अंदर कितने मेंबर्स थे, 300 मेंबर्स थे। ये चीज मैंने आपको, जब आपको क्या पढ़ाई थी, फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें भी आपको बताया था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म करने से पहले जो असेंबली असाइन हुई थी उन्होंने क्या बोला था कि हम अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हर एक वेराइटी का या फिर हर एक कंट्री से वो सारी चीजें अडॉप्ट करेंगे जिसको एक्यूमुलेट करने के बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वन ऑफ द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में से एक होगा। ठीक है, मतलब सारी क्वालिटीज हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रखेंगे जो कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, 300 मेंबर्स की कमेटी असाइन हुई। ठीक है, who met periodically for the next 3 years to write India's constitution। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने के लिए वो 300 मेंबर्स की एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली असाइन हुई और उन्होंने क्या करा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को विद इन 3 इयर्स राइट डाउन किया। ठीक है, अब देखो आगे क्या मेरे पास सबकी फीचर्स में पहला पॉइंट क्या है, फेडरलिज्म। क्या है बेटा, फेडरलिज्म का मेनली मतलब है कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है या फिर जो हमारी गवर्नमेंट है, हमने उस गवर्नमेंट को एक सिस्टम में डिवाइड करा है।
यानी कि फेडरलिज्म को सिंपल बोलते हैं, फेडरल सिस्टम में बोल सकते हैं कि हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी हमारी बॉडीज है या फिर वो लोग जिनके हाथ में पावर्स है उनको हमने कितनी कैटेगरीज में डिवाइड करा, 3 कैटेगरीज। ठीक है, पहले कौन से, सेंट्रल, स्टेट, देन लोकल। ठीक है, लोकल वाज अर्लियर कॉल्ड द पंचायती राज। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट को हम पहले क्या कहते थे, पंचायती राज। तो मेनली फेडरलिज्म का मतलब क्या है कि जब किसी कंट्री में एक से ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट हो, जब किसी कंट्री में एक से ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट हो, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, फेडरलिज्म। ठीक, अब देखो क्या बोला है, इट मीन्स एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री। इन इंडिया देयर आर 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट। अच्छा, इंडिया के अंदर 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है। कितनी लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट। तो क्या इंडिया के अंदर फेडरल सिस्टम एग्जिस्ट करता है? करता है, हाँ जी, है ना, क्योंकि वहां पे क्या है, एक से ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट है और तीनों के पास ही अपनी सेपरेट पावर्स कुछ है। ठीक है, जो उनको कौन प्रोवाइड करता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर है? देखो फिर क्या लिखा है, सेंटर, स्टेट एंड पंचायती राज। The Constitution defines the power of each government। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसने हर एक गवर्नमेंट के लिए कुछ उनकी सेपरेट पावर्स दी है। देखो ऐसा ना हो, क्योंकि हमने देखो एक टॉप पोजीशन पे किसको रख दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंटर पे आती है हमारी स्टेट गवर्नमेंट, एट लास्ट हमारी कौन सी आती है, पंचायत है। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट या पंचायत है। तो देखो एक मूवमेंट को ऐसा ना हो कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपने आप को टॉप मोस्ट समझ के दूसरी जो बाकी दो हमारी गवर्नमेंट बॉडीज है उनके ऊपर क्या करे, हुकूमत करे। ठीक है, या जो उनका मन करे वो उनके साथ करे। ये चीजें ना हो इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या करा, उनको कुछ सेपरेट पावर्स प्रोवाइड करी है। ठीक है, नेक्स्ट देख लो क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज फॉर ऑल सिटीजन, मींस दैट द पीपल ऑफ इंडिया हैव डायरेक्ट रोल इन इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है बेटा, एक गवर्नमेंट की ऐसी फॉर्म जिसमें, ठीक है, एक गवर्नमेंट की ऐसी फॉर्म जिसमें वो इंडियंस जो अबव द एज ऑफ 18 है उनको क्या वोटिंग का राइट रहेगा। ठीक है, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। ठीक है, कि ऑल ओवर द इंडिया, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, किसी भी कास्ट के हो, रिलीजन के हो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। इफ दे आर द अबव एज ऑफ 18 दे हैव द राइट टू वोट इन द इलेक्शंस एंड टू सेलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। क्योंकि पहले तो जो इंडियन थे या पहले जो इंडिया थे वो किसके एरा से होकर आया है, मुगल्स के, ब्रिटिशर्स के, जहां पे क्या थी, मोनार्की। अब कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद, एक डेमोक्रेटिक कंट्री फॉर्म होने के बाद क्या हो गया, यहाँ पे एक डेमोक्रेटिक कंट्री हो गई। कौन सी कंट्री हो गई है, डेमोक्रेटिक कंट्री, जहां पे लोगों को राइट है किस चीज का, वोट करने का, या फिर यहाँ पे जो भी शासक रहेगा वो हमारी चॉइस का रहेगा और हम उसको किस बेसिस से सेलेक्ट करेंगे, उसके जो भी पास्ट परफॉर्मेंस है। ठीक है, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का क्या मतलब है कि जब किसी कंट्री में लोगों को एक राइट प्रोवाइड कर दिया जाता है किस चीज का, वोटिंग का, और वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को खुद इलेक्ट कर सकते हैं। जब ये राइट किसी भी गवर्नमेंट अपनी पब्लिक को दे देती है तो वहां पे कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ जाता है। क्लियर है, समझ आया?